कक्षा 12 वाणिज्य के विद्यार्थी आज से शासन के आदेशानुसार आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चालू हो रही हैं। अभी थी लेकिन ये क्या है, इनको पढ़ना अनिवार्य है। ये ऑनलाइन जो यूनिट वार पढ़ाई होगी, जैसा कि आप लोगों को नेहरू सेंचुरी के विद्यार्थियों को मैसेज गया है, आप लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ाई होगी, जो मैटर जाएगा और वो जो प्रॉस्पेक्टस है और शिक्षा विभाग द्वारा आया है, उस मैटर्स को पढ़ाना है विधिवत। जंप मार मार के नहीं पढ़ाना है। कॉमर्स में कक्षा 11 में, कक्षा 12 में हिंदी अंग्रेजी छोड़ के, हिंदी अंग्रेजी वाले जाने, लेकिन मैं कॉमर्स के विषय में जानकारी रखता हूँ। वही खाता है आपका, जिसे दूसरी भाषा में पर्यायवाची में लेखा शास्त्र भी कहते हैं। और व्यवसायिक अध्ययन है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र हालांकि 12 कॉमर्स और 12 आर्ट में हो गए थे। तो आपको हर 1.5 यूनिट पढ़ाने के बाद 1.5 यूनिट पढ़ाई हो जाएगी 15 दिन में। और जो ये पढ़ाई के वीडियो बनेंगे, ये बनेंगे कम से कम आधे घंटे के हर विषय के पढ़ लेंगे, चाहे वो है अपना कॉमर्स के कोई विषय हो और चाहे आर्ट के विषय हो। अब इन वीडियोस को बच्चों देखना बहुत जरूरी है। वैसे आप बहुत होशियार हैं, आपकी होशियारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अपन चालू करते हैं 12 कॉमर्स में बही खाता। अभी कुछ पढ़ भी चुके होंगे, ऐसा कि बैठे नहीं हो। कुछ वीडियो भेजे गए थे, लेकिन विधिवत आज से 12 कॉमर्स में बही खाते की पढ़ाई आज से चालू हो रही है। तो सबसे पहली इकाई है नए पैटर्न में बही खाता को लेकर साफ करते हैं, वही चीज है। कक्षा 12वीं बही खाता। बही खाता की जो पहली इकाई है, जिससे अभी तक जो परंपरागत जो अभी पढ़ाई चल रही थी, उसके दशक का पहली इकाई में चलते हैं। पहली इकाई आपकी अलापकारी। पहली इकाई जो है इधर देखिए, अलापकारी संस्थाओं का लेखांकन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। अब इसमें से पहले लेखांकन के पहले अलापकारी का अर्थ समझना है। और गैर व्यापारिक हर कार्य आर्थिक क्रिया करने के परिणाम होते हैं, उनका प्रतिफल मिलता है। तो व्यापार करने का, वस्तुओं के खरीदने बेचने का जो निष्कर्ष निकलता है, माने व्यापार का निष्कर्ष, वस्तुओं को खरीदना बेचना क्या कहलाता है? व्यापार। और जो इस काम को करता है वो कहलाता है व्यापारी। तो व्यापारी क्या है? वो भी वही खाता बनाता है, उसकी बनाने की प्रक्रिया दूसरी है।
ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं, अलाभकारी जो संस्थाएं मुद्रा का लेन देन करती हैं, रोकड़ आती है जाती है, पैसा आता जाता है, लेकिन माल बेचने के से नहीं, माल खरीदने से नहीं, माल खरीदने बेचने से नहीं, और क्रियाओं से आता है। ऐसी क्रियाओं को लेन देन के लिए उनको क्या कहते हैं? अलाभकारी संस्था। ऐसी संस्था जिसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना ना हो। व्यापार की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इतने में खरीदो, इतने में बेचो, अंतर जो आए वो लाभ कहला जाए। विक्रय क्रय मूल्य का अंतर लाभ कहलाता है। तो उसमें भी रुपए का लेन देन होता है। जो एक संस्थाएं होती इसमें भी लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवहार होते हैं, पैसा आता है जाता है, जमा नहीं रहता, आएगा और जाएगा। तो ये कहेंगे कौन सी संस्थाएं हैं ऐसी? अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संस्था? एक है दूसरे के पर्यावरण शब्द है। अलाभकारी संस्था ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लेकिन रोकड़ आती है जाती है। गैर व्यापारिक संस्था जो वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम नहीं करती, जिसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लेकिन पैसा आता जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, व्यवहार होते हैं, रोकड़ी लेन देन होता है। ऐसी संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। आपको कक्षा 11 में बताया गया था, फिर से ध्यान रखिए, जो खाता रखने की लेखांकन की प्रणालियां बताई गई थी आपको, उसमें जाते हैं कुछ पिछली पृष्ठभूमि में। लेखांकन की 4 प्रणालियां थी। दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, इकारा लेखा प्रणाली। तो 3 प्रणालियों को तो थोड़ा भी समावेश है। भारतीय बही खाता प्रणाली को किनारे कर दिया, प्रॉस्पेक्टस से। वो परंपरागत प्रणाली जो उसको क्या कर दिया? किनारे। तो दोहरा लेखा प्रणाली तो सभी व्यापारी अपनाते हैं, और व्यापारियों के लिए है, बड़ी बड़ी फर्मों के लिए दोहरा लेखा प्रणाली। इकारा लेखा प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए था, माने एकाकी व्यापार, साझेदारी। कंपनी के लिए नहीं, कंपनी के लिए दोहरा लेखा प्रणाली है, जो प्रणालियां बताई गई थी लेखांकन की बात। कक्षा 11 में बताया गया था एक प्रणाली होती है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली में वही रोकड़ आती है जाती है। किस माध्यम से रोकड़ आई, किस माध्यम से रोकड़ गई? माने वस्तुओं के खरीदने बेचने से रोकड़ नहीं आती, और क्रियाओं से रोकड़ आती है। तो ये जो रोकड़ प्रणाली है, इसे कौन अपनाता है? अपनाने के कारण क्या हैं? इसके लाभ क्या हैं? तो ये जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, अलाभकारी संस्थाएं होती हैं, पैसा है आता जाता है, लेकिन शासन के निर्देशानुसार, आदेशानुसार, चाहे वह व्यापारिक संस्था हो, चाहे वह पेशेवर हो, चाहे लाभकारी संस्था हो, यदि उसका वर्ष भर में 25 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन है, लाभ नहीं, लाभ के लिए तो बताया गया है 2.5 लाख रुपए यदि आय कमा रही है, और यदि 25 लाख रुपए का एक वित्तीय वर्ष में लेन देन करती है, रोकड़ आती है जाती है, वर्ष भर में टर्नओवर होता है, तो उसे खाते रखना अनिवार्य है, चाहे जिस प्रणाली से अपनाएं, चाहे वह व्यापारिक संस्था हो, चाहे गैर व्यापारिक हो, चाहे लाभकारी। तो उनके लिए क्या है? रोकड़ प्रणाली उपयुक्त होती है, रोकड़ प्रणाली अपनाते हैं। रोकड़ प्रणाली में है क्या? वो प्रणाली का सिस्टम आगे बताया जाएगा कैसे खाते बनाते हैं। अपनाते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों के उदाहरण बताते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है? एक अंतर भी आता है। गैर व्यापारिक संस्था
अलाप कमाने वाली संस्था में अंतर क्या रहेगा, कौन सी पद्धति अपनाती हैं, ये बाद में बताया जाएगा। थोड़ा सा इनके उदाहरण समझिए। ये तुम्हारी अलापकारी गैर व्यापारिक अलाप न कमाने वाली, सब एक है मतलब है। अलापकारी संस्थाओं के उदाहरण क्या क्या है वो देखिए। जैसे पहला गया विद्यालय, महाविद्यालय, महाविद्यालय से क्या कहते हैं, कॉलेज का विद्यालय, महाविद्यालय, और विद्यालय, आश्रम, क्लब, व्यायाम शाला। अच्छा, व्यायामशाला है, व्यायामशाला को क्या कहते हैं, जिम। जिम में भी खूब पैसा जाता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसमें बड़े बड़े औजार रहते हैं जिम करने के, उसका क्या है कुछ लेते हैं तो उसकी आगे साधन व्यायामशाला। ये क्या है, लाभकारी संस्थाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, पुस्तकालय भी आता है उसमें, अनाथालय भी आता है, ये आ गए प्रसूति, गृह कहलाता है। ये बहुत सी चीजें हैं, क्लब है। अब इनको समझिए। अलापकारी संस्थाओं के उदाहरण हो गए विद्यालय है, महाविद्यालय। कहेंगे इसमें कैसे आते हैं, शासकीय की नहीं है, अशासकीय की है। जो फीस ली जाती है उसका हिसाब किताब रखना, कितनी आई, कितना व्यय किया, क्योंकि हिसाब किताब रखना पड़ेगा। अलापकारी संस्थाएं किस पद्धति से बनाती हैं, खाते बनाने की मजबूरी है, और नहीं भरो जुर्माना जाओ जेल। यदि आप टर्नओवर 25 लाख का वार्षिक कर रहे हैं, 25 लाख का लेन देन है, लाभ हो चाहे ना हो, तो आपको खाते रखना अनिवार्य है। कि आपकी संस्था लाभकारी है, गैर व्यापारिक संस्था है, तो उसे खाते बनाना पड़ेगा, रुपए का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, शासन को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, विद्यालय है, महाविद्यालय, विद्यालय में फीस है, आती है जाती है। अब महाविद्यालय में क्या है, बहुत से कॉलेज आ जाते हैं, उच्च तकनीकी शिक्षा वाले कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आ गए। उनमें भी खूब फीस आती जाती है महाविद्यालयों में। औषधालय, बड़े बड़े अस्पताल रहते हैं, प्राइवेट अस्पताल जो कहलाते हैं। देखिए आजकल क्या है, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में शहरों का विकास हो रहा है, चिकित्सा सुविधा का विस्तार हो रहा है। जो शासकीय हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, उनमें न पर्याप्त सुविधाएं रहती, शासन का काम रहता है। तो बहुत से प्राइवेट खूब पैसा आता है, खूब जाता है, डॉक्टरों को वेतन दिए, लोगों की फीस लिए, पैसा आया गया। वृद्धाश्रम होता है, क्लब है,
क्लब होते हैं, क्लब में लोग चंदा देते हैं, फिर लोग गेम करवाते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो पैसा आता है ज़्यादा। जैसे मैहर के पृष्ठभूमि में कर रहे हैं, मैहर में फैंटू क्लब है, अखिल भारतीय फुटबॉल कराते हैं, देश की टीमें आती हैं, उनको खर्चा दिया जाता है, लोग चंदा देते हैं, तो आए और उनके आवागमन पर रहने पर पुरस्कार में खर्च किए तो पैसा का क्लब है, व्यायामशाला, जिम, जो जिम होते हैं वहाँ भी खर्च होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती हैं, अनाथालय में, प्रसूति गृह को नर्सिंग होम भी कहते हैं। ये तमाम है लाभकारी संस्थाएं जिनके पास खूब पैसा आता है, खूब पैसा जाता है। अब आपको देखना है क्या है लाभकारी संस्थाएं दूसरे के साथ जुड़ा है। लाभकारी संस्थाओं के बाद पेशेवर व्यक्ति, अब कुछ क्या है पेशेवर व्यक्ति हैं जिनके पास खूब पैसा आता जाता है, पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। ये हो गए अध्यापक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके पास भी खूब पैसा आता जाता है। सबसे आदेश है कि आप पैसे का हिसाब किताब रखिए। डॉक्टर के पास बड़े बड़े खूब फीस आती है, फिर वो क्या है कुछ खर्चे भी करते हैं, वकील के पास खूब फीस आती है, इंजीनियर के पास पैसा आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े बड़े कंपनियों के खाते चेक करते हैं, उसकी शुल्क लेते हैं। अध्यापक है, हम ही अध्यापक हैं, बड़ी बड़ी अध्यापक लोग कोचिंग चलाते हैं, खूब पैसा आता है। प्राध्यापक जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्यापक। टीचर है, प्राध्यापक क्या कहला गया? प्रोफेसर कहला गया। ये है अपन ये। इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं इनमें टॉपिक बनेंगे, टॉपिक कुछ कल चलेगा, अभी क्यों चला। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, अभी व्यापारिक संस्था गैर व्यापारिक संस्था में अंतर पड़ना है। और जो गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं या ये इनके आय एवं व्यय की मदद कहाँ कहाँ से आय आती है, कहाँ कहाँ इनका व्यय होता है। अलाभकारी संस्थाओं में कहाँ कहाँ से आय आती है और कहाँ कहाँ व्यय होता है, इस चीज का ध्यान देना है। आय और व्यय की मदद, सबसे पहले आय की मदद जाने। गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय की मदद नंबर 1 होता है
चंदा, आजीवन सरसता सुन। तीसरा होता है दान। ये हो गया आज मने चंदा मिलता है, आजीवन सरसता शुल्क मिल जाती है, सदस्य देते हैं। दान है, लोग दान में दे देते हैं। प्रवेश शुल्क मिलती है, कोई ऐसी संपत्ति पहले से है जिसे बेचने से प्राप्त हो जाए, लगभग लगभग ये और सी मने हैं, लेकिन मुख्य मुख्य मदे हैं। जब प्रश्न लगवाए जाएंगे तो फिर आगे बताया जाएगा। आय की मदे हो गई या आपको इसमें नोट हो गई। अब इसी में व्यय की मने आय की मने हो गई। अब इसी में क्या हो सकती है, व्यय की मने वेतन दे रही हैं। दान क्या है, देते भी हैं। दान आता भी है, दान देते भी हैं। किराया हो गया, बिजली व्यय हो गया, मनोरंजन पर गाय भी होती है, मनोरंजन पर व्यय भी होती है। खेल व्यय हो गए। ये क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की कुछ व्यय की मदे है। यदि